बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बिफोर इट के मैं आज की स्टोरीज की जानिब आऊँ। एग्जैक्टली नेशनल पॉलिटिक्स में होता क्या रहा, लेकिन आज बड़ी अफसोसनाक सी सिचुएशन पंजाब असेंबली में देखने को मिली कि जहां पर आपको और मुझे रिप्रेजेंट करने वाले लोग, जिन्होंने आपको और मुझे रिप्रेजेंट करना होता है, वहां पर खालिद निसार डोगर साहब ने हसान रियाज साहब को थप्पड़ रिसीव कर दिया। और ये पूरी दुनिया देखेगी, बिकॉज ये एक इतनी वायरल खबर होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। जनाब, पंजाब की असेंबली के अंदर, पाकिस्तान की एक सूबे की असेंबली के अंदर यूं एक दूसरे के ऊपर मुक्के और घूंसे बरसाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। शेमफुल, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, लेट्स बी ऑनेस्ट। कोई भी करे, हुकूमती करे, ऑपोजिशन का रुकन करे, इसको जितना भी कंडेम करे, ये कोई बेहतर रवैया नहीं है। सेकेंडली, मुझे उन वज़रा की बात ज़रूर सुनना पड़ती है या कान धरना पड़ता है जो नंबर्स को जानते हैं, और इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर्स को जानते हैं कि उनको माजी की हुकूमतों में वज़ीर ख़जाना बनाया जाता। मिफ्ता इस्माइल साहब आज बड़ा गर्जे बरसे मौजूदा हुकूमत के ऊपर, इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, शुगर क्राइसिस बार बार डिस्कस हो रहे हैं, और शुगर क्राइसिस डिस्कशन में ही है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कहा जाता है कि उनका हुकूमती शख्सियात या हुकूमत में शामिल बहुत सारे लोगों की शुगर मिल्स हैं और हैं भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये खबरों में बार बार जिनत क्यों बनता है, क्यों ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि ये बार बार अंडर डिस्कशन आते रहते हैं। बिजली मजीद महंगी होने जा रही है इन डेज टू कम, खबरें ये हैं कि मजीद थोड़ी बहुत महंगी होगी। पेट्रोल जहाँ पर पहुँच चुका है, आई डोंट हैव टू टेल यू, वी ऑल नो दैट कि हर बंदे ने मोटर बाइक से लेके अपनी गाड़ी तक में पेट्रोल भरवाना होता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर रहना किस कदर आसान है, हुकूमत क्या कर रही है। आज बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा हुआ कि जो इनका वेट उठाते उठाते भी थक जाएंगे, वो उन्हीं की स्टेटमेंट के बाद, मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट के बाद, कि मौजूदा हुकूमत का वेट अब मजीद उठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है लाने वालों के लिए भी। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने। वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया जनाब अली गौर बलोच साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया जनाब नादिर गबोल साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सिंस पंजोता साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो यहीं से मैं बाकी दोनों मेहमानों की इजाज़त से यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। पंजोता साहब, क्या हाल है, खैरियत से? तो ठीक है, गरम बिग डे टुमारो सुप्रीम कोर्ट में फाइनली इमरान खान साहब की 9 मई की केसेस की लगी अपीलें। देखें, 2 साल से इमरान खान साहब नाहक कैद हैं, और उनकी अपीलें अगर आज जाकर लगी हैं तो कोई उसके अंदर जो है वो एहसान वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें खारिज की, जिसमें चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा भी थी, क्योंकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस शहजाद साहब उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, और जो लेटर लिखा गया था ATC के जज अब्बास की तरफ से कि किस तरह इदारे सरगोदा वाले जज, जी सरगोदा वाले जज, जिन्होंने लोगों को बरी किया था क्योंकि लोग बेगुनाह थे 9 मई के केसेस में, तो उस लेटर के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया था। उस एक्शन के बाद और भी उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने इंसाफ की बात की, कानून की बात की, तो उन्हें हटा दिया गया था और उसकी जगह के ऊपर वो आलिया साहबा को लेकर आए, और आलिया साहबा और उनके साथ दूसरे जज थे, उन दोनों ने मिलकर इस बुनियाद के ऊपर जमानतें खारिज कर दी कि इमरान खान साहब ने तफ्तीश के अंदर तावन नहीं किया। भाई, आप पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहते हैं, आप कोई और टेस्ट कराना चाहते हैं, पहली बात तो यह कि इमरान खान किसी एक जगह पर अपने बयान से ना मुकरा है ना भागा है। 9 मई के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है उनका कि जिन्होंने आग लगाई है वो गलत काम है, हमारे लोग उसमें शामिल नहीं थे, अगर शामिल हैं तो CCTV फुटेज लेकर आइए। मैं बिल्कुल उनकी जो है किसी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन जो नजर आ रहे हैं तोड़फोड़ में, वो तो सजाएं होनी चाहिए। इनकार तो इमरान खान ने किया ही नहीं है, और जिस बुनियाद के ऊपर ये सजा दी गई, वो जो सिपाही था कि जनाब मैं वहाँ छुप गया था, तो उस बुनियाद के ऊपर क्या कहीं पर कोई आपने देखा दुनिया में ऐसे सजा हुई हो? आपने 10,000 जो है वो लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए, तो 9 मई की तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपने 4 महीनों के अंदर इन केसेस को जो है वो डिसाइड करना है। तो उसके अंदर अगर आप ये लगा लें कि अगर 5 लोगों के ऊपर एक वकील भी हो तो कितने वकील बन जाते हैं, और 10,000 लोगों की तरफ से शहादत पेश करना या उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करना, क्या आप समझते हैं कि वो 2-4 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर, 4 महीनों के अंदर, तो 4 साल भी लग जाएं तो खत्म नहीं हो सकते। तो तब इसी तरह के फैसले आते हैं लिखे लिखाए। जैसे आपने देखा, जब कोई इंसाफ देने की तरफ बढ़ेगा तो उस जज को उस अब्बास शाह की तरह जो है वो अब्बास की तरह प्रेशर में लाया जाएगा, उसको थ्रेट दिए जाएंगे, या शहजाद की तरह उसको सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया जाएगा, और फिर अपनी मर्जी की। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमानतें तो लग गई हैं, ठीक है, लग किसके पास गई हैं? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनका नंबर ही नहीं था चीफ बनने का, उनको इस हुकूमत ने बनाया, और वही चीफ जस्टिस जो 4 महीनों के रिमार्क्स दे रहे हैं। तो इन अदालतों से हम कोई होपफुल नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने अपने पास ही मुकदमात लगा रहे, जो पहले भी रिमार्क्स दे चुके हैं कि जनाब 4 महीनों के अंदर जो है वो फैसला होना चाहिए। और शुक्र कीजिए कि रात को भी अदालतें खुली हुई है, यानी
आपने फैसला बाद में दहशत कर गर्दों को पकड़ने के लिए रात को अदालतें खोलने की तरफ आपका कोई इकदाम नहीं है। अदालतों नहीं अवाम के अवाम का सुन लीजिए, अवाम का जो है वो चोरी हुआ, उसके लिए अदालत नहीं खुल सकती। ठीक है, अवाम के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उसके लिए अदालत नहीं खुल सकती। गोलियां चलाई जा रही हैं, उसके लिए अदालत नहीं खुल सकती। हाँ, अदालत खुल सकती है रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक। फैसलाबाद में आपने सजाएं देनी है उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को, अहमद रजा साहब को। हमें पहले से पता है कि ये पूरा फिक्स मैच है सिर्फ लोगों को डराने के लिए, कि लोग डर जाएं, चुप हो जाएं, खौफ से वो पीछे हट जाएं। लेकिन 9 मई के बाद जो इमरान खान के साथ लोग खड़े रहे, जो जमहूरियत के साथ खड़े रहे, उनको सजाएं दी जा रही हैं। और एक पैटर्न है 10-10 साल, जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया वो बरी जिम्मा है। ये कैसे केसेस हैं? बलोच साहब, अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके साबिका वजीर है और बड़े करता धरता वजीर थे, पावरफुल वजीर थे अपने टाइम के। सर, वो तो आपकी हुकूमत के ऊपर बेज़ाब्तियां, वो जो ऑडिटर जनरल वाली रिपोर्ट है 244 अरब रुपए वाली, वो जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, वो तो सर रगड़े पे रगड़ा लगा रहे हैं। वो कहते हैं जी नायल भी हैं, ये परफॉर्म भी नहीं कर पाए, जो लेके आए हैं वो कब तक इनका बोझ उठाएंगे। सर, आपके साबिका वजीर है, इसलिए हमें ज्यादा वो उनकी सुननी पड़ती है। देखिए, 2-3 चीजें। पहले तो मैं गुफ्तगू जो सुन रहा था उस पर भी कुछ अर्ज करूंगा, और दूसरी बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब पर भी बात करूंगा जी। मतलब ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब हमारी पार्टी में जरूर रहे, लेकिन वो हमारी पार्टी में नहीं है। जाहिर है वो तनकीद करेंगे। अब वो एक बाकायदा पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और वो जाहिर है कि आप PMLN का हिस्सा नहीं है, तो उनका तनकीद करना बिल्कुल समझ में आता है। साबका तो बहुत कुछ रहे हैं। अगर आपने वैसे तो आसिफ किरमानी साहब आपकी पार्टी में ही है, अभी तक किसी और पार्टी में नहीं गए, तनकीद तो वो भी करते हैं। नहीं, आसिफ किरमानी साहब भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो देखिए गुजारिश ये है कि अगर आपने साबकीन की बातें करनी है तो PTI को बहुत सारे लोग छोड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, क्या क्या बातें करके गए, ये सारी बातें तस्लीम कर लें कि वो ठीक कर रहे हैं। सर, डिस्कस हम करते हैं, तस्लीम करें ना करें, और डिस्कस तो हम रॉड शोज में करते हैं। हाँ, वो डिस्कस तो वो फिर होती है, वो तो दायरे अब एक सियासी मुखालफत होती है, और उसमें दायरे लोग तनकीद करते हैं मुखालफत बराए मुखालफत। सर, सिर्फ एक जुमले का आप सिर्फ इस एक जुमले को एड्रेस कर लेना। वो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 244 अरब रुपए की हुकूमत ने ओवर बिलिंग की है, और ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। जी, आप जरा दोबारा बोल दीजिएगा। सर, सिर्फ इस एक जुमले को एड्रेस कर ले, आप छोड़े मिफ्ता साहब की बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़े। वो कहते हैं 244 अरब रुपए की हुकूमत ने ओवर बिलिंग की है, और ये ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट बनाई है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने नहीं बनाई। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो ओवर बिलिंग के मामलात हैं, ये आज से नहीं, ये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर एज अ कंज्यूमर में बात करूँ तो किसी कंज्यूमर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरी जात हो, आपकी जात हो, या किसी की जात हो। मुख्तलिफ डिस्कोज है, इनका ऑडिट होता है, और जहां कहीं भी मैं समझता हूं कि कंज्यूमर के साथ ज्यादती है, उसका अदाला होना चाहिए। अभी पिछले दिनों में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करूंगा, और जो हमारे मिनिस्टर हैं ओवर बिलिंग के लिए सर लगारी साहब, कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया, इसीलिए कि ये काफी लोगों का इतराज आ जाता था यही ओवर बिलिंग के सिलसिला में, और उन्होंने ऐप्स दे दिए ताकि कोई ओवर बिलिंग ना कर सके। जितना यूनिट कंज्यूम हुआ है उसका, और जिस डेट तक हुआ है उसका फायदा उस कंज्यूमर तक पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं चीजों के तदारक के लिए किया गया है जो साबका हुकूमतें थी उन्हें कर देना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, जिस हुकूमत ने कहा तो अच्छा उठाया है, और उसका बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके जो जिम्मेदार है उनका तयन करके उनको लाजमी कटहरे में लाना चाहिए। सर, वापस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं आज बलोच साहब डिस्कस करने वाले, वापस आते हैं। आई एम सॉरी कि बोलते आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। मैं एक गुजारिश करूंगा सर, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूं, मैं कोई लंबी चौड़ी तो तकरीर नहीं करूंगा जिस तरह से मैं सुन रहा था। मैं सिर्फ ये करूंगा, जिन लोगों को दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं हो रही हैं, वो चाहे का बंदा हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो PTI का हो, किसी पार्टी का हो, उसकी डेफिनेशन दहशतगर्द है। जिसने 9 मई के वाकयात किए वो दहशतगर्द है। जो मुल्क पर हमला आवर हुआ है वो दहशतगर्द है। वो चाहे अली गौहर है, चाहे वो राय साहब है, या कोई ABC तीसरा चौथा और बंदा है, ठीक है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अदालतें 8-8 मिनट में आपकी जमानतें ले ले, फिर तो अदालतें ठीक है, वरना आपके लीडर तो खवातीन जजेस को जलसों में भी धमकियां लगाते हुए नजर आते थे। आपको साकिब बलोच साहब, प्रॉब्लम पता है कहां पे आता है? देखिए, फिर आप उसी तरफ चले गए ना, फिर प्रॉब्लम पता है कहां पे आ जाता है। फैसले कर दे,
बलोच साहब देखिए, पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है? अगर आज इन अदालतों को आप ठीक मान रहे हैं तो फिर साकिब निसार साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर उन तमाम अदालतों को भी ठीक मानिए। अगर आज ये तनकीद कर रहे हैं तो माजी में आप लोग भी करते हैं, या तो सबको ठीक कहिए, सबको गलत करिए। मैं वापिस आ रहा हूं आपकी तरफ। कबूल साहब, हम वेरी सॉरी, आपको थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ गया, वेरी सॉरी सर। ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जो नंबर्स को जानते हैं, जो इकोनॉमी को जानते हैं, मौजूदा हुकूमत के जो कच्चे चिट्टे खोलते हैं, तो सर मुझे सुनना पड़ती है उनकी बात, मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनना पड़ती है, मुझे वो डिस्कस भी करना पड़ती है। सर ये जो 244 अरब सिर्फ एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर वो बात कर रहे हैं ओवर बिलिंग की, इस तरह चीनी के शुगर क्राइसिस को या शुगर इशू को आज डिटेल में एड्रेस किया है उन्होंने, मिलों की डिटेल्स बताई है कि फलां कितनी मिल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को टेकअप किया है। सर आपकी इत्तेहादी हैं, आपके वोटों से वजीर आज़म बने हुए हैं, उनका एक साबिका वजीर सारा कच्चा चिट्ठा टीवी के ऊपर बैठ के खोल रहा है, आप लोग पूछते नहीं है पीएमएलएन की गवर्नमेंट से? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये, मुझे तो इस चीज से इख्तलाफ है कि अगर एक बंदा कोई पढ़ा लिखा हो या अपनी एक टॉफी की फैक्ट्री चला रहा हो तो उसको आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते तो ना। सर अभी आपने जो वजीर फाइनेंस इसी पार्टी ने वजीर बनाया था ना उनको, मैंने तो नहीं बनाया था। जी, मगर अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फार मोर क्वालिफाइड है, वो एक फाइनेंस के और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है, और आई थिंक वो मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे एक स्टेट ओन कंपनी से बहुत ज्यादा बेहतर तजुर्बा रखते हैं। मगर अगेन, अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स हैं और अगर शवाहिद मौजूद है कि कोई इस तरह की बेज़ाब्तगियां हुई हैं तो जरूर इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमारी जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो देखती है, जो टीम्स जो हैं हमारी पार्टी के अंदर, इंटरनल मैकेनिज्म है, तो जरूर कम्युनिकेट करेंगे कि इसके ऊपर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमारा इस वक्त तरजीह यही है कि जो फाइनेंशियल बर्डन जो निचले तबके के ऊपर है, जो गरीब लोगों के ऊपर है, जो फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोलियम लेवी की बात करें, तो अगर ये मुल्क के अंदर ये पैसे बचाए जाते हैं तो पेट्रोलियम लेवी को फिर खत्म किया जा सकता है, और जो गरीब आवाम है, मोटरसाइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तो उनके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है, या बिजली के बिलों में जो एक्स्ट्रा बर्डन आते हैं, तो वो कम अगर किया जा सकता है 244 अरब नादिर भी, कैन यू हियर मी? तजवीज़ देंगे भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जितने भी ये लीकेजेस हैं इकोनॉमी के अंदर, चाहे उसको आप करप्शन बोले या मिसमैनेजमेंट बोले या मिस गवर्नेंस बोले, जो भी वजह है, ये नहीं होनी चाहिए। एक फरमाइएगा, आई लाइक यू कि सिंध साहब बड़ा खुल के बात करते हैं, एक फरमाइएगा कि अगर मेरे वालिद की या मेरे भाई की शुगर मिल है, मैं हुकूमत में हूँ, मेरी हुकूमत में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है, शुगर एक बड़ा क्राइसिस बन जाता है मुल्क के अंदर, तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? सिर्फ यस और नो दीजिएगा प्लीज। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई कंपनी है शुगर मिल की और वो अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑफ प्राइम इंटरेस्ट है, मिनिस्टर की अपनी बट फैमिली में से, अपने बच्चों में से किसी की शुगर मिल्स हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर? नहीं, देखें, जब फैमिली के लिए तो कोई दुनिया के, मैं तो खुद वेस्ट में रह चुका हूँ, पढ़ाई भी मैंने वेस्ट में की है, तो लोगों के रिश्तेदार तो खुद खुदा ना खासा क्रिमिनल भी होते हैं, तो आप किसी एक शख्स को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते कि आपका फलाना कजन या फलाना यानी कि अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब की, वजीर आजम की बेटे की शुगर मिल हो, तो आप उसी टेन्योर के अंदर कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत मिले, चीनी बहुत महंगी हो जाए, तो शहबाज शरीफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? देखिए, अगर तो ये बात साबित हो सकती है थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स के सर इजाजत दी गई एक्सपोर्ट की, मेरे पास वो लेटर पड़ा हुआ है जो केन कमिश्नर ने लिखा कि भाई इजाजत मत देना, हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हार्डली पंजाब के और अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए, फिर एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, चीनी कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अब आपको भी अगर ये नहीं पता, मुझे भी ये नहीं पता, या पंजोता साहब या बलोच साहब को ये भी नहीं पता कि शहबाज फैमिली की या शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स हैं। नहीं, देखें, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अगर इस तरह के दस्तावेज सामने आ रहे हैं तो बिल्कुल इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी शख्स कौन करेगा? हुकूमत आप लोग हैं, हर सवाल का जवाब आप ये कहते हैं इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग ही गवर्नमेंट है ना, हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट? गवर्नमेंट तो हमारी नहीं, हम सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, बट बिल्कुल असेंबली के अंदर हम ये इशू उठाएंगे, क्योंकि अगर आवाम के ऊपर बर्डन आ रहा है, चीनी महंगा हो रहा है, आवाम को तकलीफ हो रही है, तो असेंबली में ये हमारे एमएनएज जो हैं मौजूद, वो जरूर सवाल उठाएंगे और इस इशू को जरूर टेकअप करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि दस्तावेज ऐसे मौजूद हैं कि इनको मशवरा दिया गया था कि एक्सपोर्ट ना खोलें, मगर उसके बावजूद एक्सपोर्ट खोला गया है, तो बिल्कुल इसको तो मिस गवर्नेंस एटलीस्ट कह सकते हैं, अगर करप्शन ना भी बोले तो मिस गवर्नेंस तो बोल ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सकते हैं इंटरेस्ट इसको। आप फिर भी नहीं कहेंगे? देखिए, अगेन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर उनकी अपनी जाती प्राइम मिनिस्टर की कंपनी हो तो उसको टेक्निकली तब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, मगर फैमिली मेंबर तो कुछ भी कर सकता है ना। अब मेरा भाई या मेरे वालिद की कोई
कंपनी हो तो मैं तो उनको नहीं रोक सकता, उनको मैं नहीं मना कर सकता। हाँ, मगर अगर जानबूझ के उनको फायदा पहुंचाऊं और अवाम के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन डालूं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बोल साहब तो कहते हैं कि जनाब भाई की बेटे की कंपनी होना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब की अपनी होती या मरियम नवाज साहबा की डायरेक्टली अपनी होती तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था। चीनी महंगी होगी तो मतलब इंक्वायरी हो जाएगी, ठीक है, असेंबली में बातचीत कर लेंगे इसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। दैट्स इट। देखें, जो नवाज शरीफ साहब की तीसरी दफ़ा हुकूमत थी ना पहले जी, उसमें भी यूक्रेन से इन्होंने गंदम जो है वो मंगवाई थी। और इस टाइम के अंदर भी जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ मोहसिन उस नकवी टाइम साहब भी चीफ मिनिस्टर थे जब। जी मोहसिन नकवी साहब थे, उस वक्त भी 300 अरब का टीका जो है वो लगाया गया और वो गंदम स्कैंडल के ऊपर आज तक जो है वो कोई बात नहीं की गई और वो बिल्कुल उसके ऊपर इंक्वायरी पर्दा हो रही डाल होगी दिया। ना? नहीं, कहाँ इंक्वायरी हो रही है, वो कहाँ पकड़े गए हैं? दुबई लीज के अंदर मोहसिन नकवी साहब का नाम आ गया, क्योंकि जो यहाँ पर ताकतवर है ना वो कानून से ऊपर है। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्कूटर वाला चोर, एक रेडी वाला है, उसकी रेडी गिराने के लिए उसको धक्के मार तो के यार वो सजा किए मिलती है जाते ना, हैं, डिप्टी उनको कमिश्नर, दिए। असिस्टेंट तो कमिश्नर को सजा मिलती है ना बाद में। लेकिन नहीं हो रहा। देखें, ज़राअत जो है वो अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क की मेन जो मैशत के अंदर उसका रोल है और कलीदी रोल अदा करती है। ज़राअत को जिस तरह तबाह किया गया पाकिस्तान के अंदर, देखिए 60% लोग जो हैं पाकिस्तान के वो ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करते हैं। अब आप ये देख लें कि यहाँ से चावल होता है, यहाँ से गंदम होती है, यहाँ से कपास, आपकी कपास होती है, यानी आप कपड़ा पहनते हैं, सब्जियां हैं, यहाँ फ्रूट है और एवरीथिंग रिलेटेड टू, यानी इंसान जो है खुराक खाता है तो ज़राअत अगर है तो उससे खुराक निकलती है। कितनी हमारे पाकिस्तान के अंदर उसके लिए एफर्ट की जाती है। आप अमेरिका चलें, वो बाकायदा बजट रखते हैं, $30 बिलियन जो हैं वो हर साल रखते हैं, जिसमें वो कर्जे भी देते हैं, जिसमें कोई उनको जो है वो इंश्योरेंस भी करते हैं। आप भारत की तरफ चले जाएं, आप भारत के अंदर भी यही सूरत हाल है। आप यूरोपियन जितने ममालिक हैं उनकी तरफ चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर एक जो किसान है वो पूरा साल जो है सबसे पहले तो उसे अच्छे बीज नहीं मिलते। अगर अच्छा बीज मिल जाए तो फिर उसको ये मसला बन जाता है कि अब अच्छा बीज तो मिल गया, अब तेल है, आपकी खादें हैं, आपकी बीज हैं, बाकी यानी उसके ऊपर स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद वो अगर तैयारी करके फसल पका लेता है उसके बाद उसे मसला बन जाता है कि अब उसने अच्छा रेट कैसे लेना है। यहाँ पर हुक्मरान क्या करते हैं कि जब एक किसान का फसल तैयार होता है ये करते हैं कि बाहर से चीज मंगवा लेते हैं। इससे पहले चीनी मंगवाई गई, गंदम मंगवाई गई और सिर्फ फायदा जो है ये माफी ले रहा है। किसान तो आज 1900 रुपए की गंदम देने के लिए रुल रहा है। वो तो आज अगर उसका गन्ना आपने लेना है ना, आज आपने गन्ना उसका लेना है ना तो गन्ने का रेट वही होगा 300 350 और उसमें कटौती करते हैं हर मन के ऊपर, खुफिया कटौती मिलों वाले ये सारे करते हैं। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे सारी ये चीजों का पता है कि क्या क्या जो है। नहीं, वो जिम्मेदार है लेकिन वो बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि हुकूमत के अंदर है, वो नहीं करेंगे। और ये आप रिकॉर्ड उठा के दे लें, 6+ जो है उस वक्त ज़राअत के अंदर हमारी जो है ग्रोथ हो रही थी जब इमरान खान की हुकूमत थी। अब 0.45% जो है जी देखें 0.45% जो है अब इस टाइम पोजीशन आ गई ज़राअत की। तो किसान तो बेचारा पिस रहा है। किसान को तो आपने रोल दिया, लाखों एकड़ रकबा जो है लोगों ने काश्त ही नहीं किया और कई ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया था, मेरा खुद ठेकेदार जो है वो भाग गया, मैंने नया ठेकेदार वहां पर लाया, मैंने खुद जमीन ठेके पे दे दी इस वजह से क्योंकि मैं खुद लगा हूं तो उसमें से है ही नहीं कुछ। तो वो बेचारा रात दिन लगा रहता है सिर्फ इसलिए कि ठेका पूरा हो जाए, उससे कोई इनकम आ जाए, लेकिन 25-30 हज़ार फी एकड़ के ऊपर नुकसान हो रहा है। बलोच साहब, आपकी जमीन का ठेकेदार मौजूद है कि नस गया अभी? यानी बिल्कुल है? और कोई ऐसा मसला नहीं है। जाहिर है कि जिस तरह बाकी बिजनेस है, जिम्मेदारा भी एक कारोबार है जिसमें जाहिर है कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, बिल्कुल होता है, जिस तरह बाकी में होता है। कोई दुनिया का ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें प्रॉफिट हो। हाँ, अलबत्ता वो सिलाई मशीनें बड़ी कामयाब हुई थी, वो एक बिजनेस है, वो शरीफ खानदान ने नहीं किया। अगर वो कर लेते तो शुगर मिलों की बजाय तो ज्यादा बेहतर था कि वहां से लॉस नहीं होता। आप 2, 4, 5 एकड़ के जिम्मेदार को एक कारोबारी या किसी इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं जिसने कर्जा उठाना है, सेठ से बीज लेना है, खाद लेनी है, आप उसको इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं? फॉर गुडनेस सेक। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जिम्मेदार बड़ा भी है छोटा भी है, और जाहिर है दुनिया का कोई ऐसा, मैंने कहा कि कारोबार नहीं है, मैं अपनी बात पर कायम हूं कि जिसमें नफा और नुकसान नहीं है। जिम्मेदार को नफा भी होता है, जिम्मेदार को नुकसान भी होता है।
ज़ाहिर है जिम्मेदार तबका वो है, मोस्टली अब ज़ाहिर है छोटा ग्रोअर है। छोटे ग्रोअर के लिए मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे काम किए। गंदम का इशू जरूर है, ग्रोअर ये समझता है उसको रेट अच्छा नहीं मिला, लेकिन बेशुमार ऐसी फसलें हैं जिससे अच्छी इनकम भी आई हैं। और जाहिर है कि अब जब से सोलराइजेशन की तरफ जिम्मेदार गया है तो उनको अब बिजली के बिलों में भी बचत हुई है। जिम्मेदार का असल मसला ये नहीं है कि उसको रेट कीमत कम मिल रही है, उसका असल मसला ये है कि इनपुट्स महंगी है। हमारे यहाँ खादों का मसला रहा है, पूरे पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट में रहा है। तेल का मसला रहा है, वो महंगा है। अगर हम अपने जिम्मेदार को ये चीजें दें, पंजाब गवर्नमेंट ने अरबों रुपए सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जो मशीनरी दी है उस पर दिए हैं, खादों के ऊपर बगैर सूद के कर्जे दिए हैं ताकि जिम्मेदार को सहूलत मिल सके। उसके अलावा बिल्कुल फ्री कुर्रा अंदाजी के जरिए ट्रैक्टर तकसीम किए हैं बेशुमार जिम्मेदारों को। तो मैं और खास तौर पर जो कीमत से मुतासर हुए हैं, पर एकड़ जो है जिम्मेदारों को सब्सिडी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार तबका के मसाइल हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह नहीं से सर, वो हमारी शुगर मिल्स वालों के भी बहुत मसाइल हैं, बड़े माड़े हुए पे ने, भुखे मर गए ने बेचारे, बड़ा नुकसान होया है शुगर मिल ने, जिम्मेदार जो है ना वो सारे सौखे ने, जिम्मेदार बहुत सौखे हैं, जिम्मेदारों ने अरबों रुपए कमाए हैं, लेकिन ये जो शुगर मिल माफिया ना बेचारे मर थाए गए, मजदूर ने सवेरे उठे बाहर खलोते होंगे ने चौका मजदूरी से मर थाए गए शुगर मिल वाले सारे। देखिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। शुगर हर चीज का पाकिस्तान में कोई ना कोई माफिया जरूर है, शुगर मिलों में भी है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन बात ये है, अब हमारे हल्के में हुमायूं अख्तर साहब की मिल है। मुझे पता चला है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वो चीनी के ऊपर जो है वो अपना टैक्स ही नहीं दिया, टैक्स चोरी में मुलव्वस रहे। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि सारे लोग ही बुरे हैं किसी बिजनेस में अगर हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब के शुगर मिलों का कारोबार उनके वजीर आजम बनने से पहले का है तो फिर तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते ना। अगर तो बाद में लगाई है मिल, उसके बाद कारोबार शुरू किया, फिर आप एतराज कर सकते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि कारोबार करना तो कोई जुर्म नहीं है। अगर आप चीनी एक्सपोर्ट करते हैं तो रेमिटेंस आपके मुल्क के अंदर आएंगी, आपकी तो एक्सपोर्ट पहले काम है। अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो जाए कि हम चीनी एक्सपोर्ट करें, अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो कि हम गंदम एक्सपोर्ट करें। तो लिहाजा नहीं सर नहीं, गंदम हमारी सरप्लस में होती थी बलोच साहब, गंदम हमारी सरप्लस में थी, सरप्लस में थी गंदम, लेकिन आपने तब गलत डिसीजन लिए, तब एक्सपोर्ट कर दी जब हमारे पास जरूरत की थी। आपने फिर इंपोर्ट की गंदम केयर टेकर सेटअप के दौरान। सो आपकी मिसमैनेजमेंट के ऊपर सवालात हैं सर हुकूमत की। देखिए मैं समझता हूं कि ये जो क्रिटिसिज्म है इस पर जो हमारे मिनिस्टर हैं उसके पेट्रोलियम के, वो भी आए, वजीर खजाना ने भी वजाहत दी है काफी दफा। वो आपके जो क्यों एक्सपोर्ट की जरूरत आई, क्यों इंपोर्ट की आई, ज़ाहिर टेक्निकल है, वो उस चीज की वजाहत कर चुके हैं। लेकिन ये सादा सी बात करूं सर, सादा सी बात करूं, बोलो सर, सादा बात करते हैं, छोड़े हम टेक्निकलिटी में नहीं जाते, सादा बात कर। अगर हमारे पास कुशन हो तो हमें जरूर चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए सर, सादा बात करते हैं, छड्डो सी टेक्निकलिटी नहीं पहुंचते ना, आप फाइनेंस मिनिस्टर है ना मैं नंबर्स का आदमी, छोड़े सादा बात करते हैं। सर बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, चीनी महंगी है, यस और नो? देखें महंगाई की शरह हमें 36% मिली थी जब इन लोगों की हुकूमत। और सर नहीं, आप लोग की हुकूमत में हुई थी, इनकी हुकूमत में नहीं थी। महंगाई की शरह देख लें, मुझे ये बताएं जो एलएनजी आप कतर से या किसी मुल्क से मंगवाएंगे इधर सब्सिडी के रेट पे कैसे दे सकते हैं? हमारे मुल्क की जो गैस है, गैस के रेट अभी भी इतने नहीं है कि कोई बर्दाश्त न कर सके। हाँ बिजली के रेट जरूर है, आप लोगों ने सोलराइजेशन की है घरों पर, जो लोग कामयाब हो गए करने में उनको फायदा है। और हमने पंजाब गवर्नमेंट के जरिए जो हमारा छोटा कंज्यूमर है उसको सोलर लगा, सोलर भी लगवा कर दे रहे। बलोच साहब मेरे भाई पंजोता साहब के घर में सोलर लगा लगवा के दे नहीं कर रही, इनकी तरह बातें नहीं कर रहे। हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत कर रही है, सूबाई हुकूमत कर रही है, लोगों को फ्री सोलर दे रहे हैं, लोगों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। हेल्थ में चले जाएं तो लोगों के लिए जो हमारी मेडिकल की वैन है वो गांव-गांव गली-गली पहुंच रही हैं। जाहिर है जब हम डिलीवर करेंगे तो चले आग वापस आता हूं सर, बोलो सब वापस। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो नाज़िर कबूल साहब, प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट ने हमेशा डिफेंड करना है अपनी हर गलत पॉलिसी को भी गवर्नमेंट ने डिफेंड करना है। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी भी उस लाइन में खड़ी है कि नून लीग को डिफेंड करना पड़ता है पीपल्स पार्टी को, कि आपने वोट देके वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है।
सर गंदम एक्सपोर्ट करना, फिर इंपोर्ट करना, चीनी एक्सपोर्ट करना, फिर इंपोर्ट करना, अपने लोकल किसान से गंदम ना खरीद के इंपोर्ट करना, तबाही उतार देना जिम्मेदार की, किसी तरह से जस्टिफाइड है ये स्टेप सर? नहीं, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और इसको अगेन मैं यही बोलूंगा कि ये चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेट होनी भी चाहिए, और हमारे एमएनएज इसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेकअप भी करते हैं, और हम अंधा डिफेंड नहीं करते इस गवर्नमेंट को। हमने प्रूव किया है, बजट के अंदर भी हमने ठीक ठाक अपनी रिजर्वेशन एक्सप्रेस की थी। चाहे सोलर के ऊपर टैक्सेशन इन्होंने जो बढ़ाई थी उसको हमने कम करवाया है। उसके अलावा जो सिंध का जो डेवलपमेंट बजट का जो शेयर है उसमें इन्होंने बहुत कम रकम रखी थी, उसके ऊपर हमने कड़ी तनकीद की। उससे पहले अगर आप साल के शुरुआत में चले जाए तो कैनाल इशू पे कितनी हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम अंधा सपोर्ट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को। जहां जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, हम सर ये पब्लिक चीनी इंटरेस्ट वाला को इशू तरजीह पब्लिक देते हैं। इंटरेस्ट है सर, आम आदमी इस्तेमाल करता है ज्यादा सर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीनी, गंदम, ये सारी अशिया खरतनोश, इनकी जो प्राइसेस हैं, हम पीपल्स पार्टी का यही ऑब्जेक्टिव है कि गरीब आवाम को कम से कम बर्डन किया जाए। तो ये इशू बिल्कुल हम असेंबली और मुनासिब फ्लोर्स पे इसको रेज करेंगे। स्टैंडिंग असेंबली की स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, कुछ स्टैंडिंग कमिटीज अंडर आवर चेयरमैनशिप है, बट अक्सर में हमारी मेंबरशिप है। तो हम ये टेकअप जरूर करेंगे, और ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेट जरूर होनी चाहिए। और इसको पीपल्स पार्टी बहुत करीबी नजरों से देख रही, क्योंकि पीपल्स सर पार्टी अगेन यही पीपल्स चाहती पार्टी है के कि कुछ रहनुमाओं की शुगर मिल्स भी होंगी, हम श्योर सिंध में भी काफी शुगर मिल्स हैं। बिल्कुल है। अब आप बोलेंगे वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, सियासतदान होना तो एक गुनाह ही हो गया अब आजकल के माशरे में, अल्लाह माफ करे। नहीं सर, मुझे तो अब किसी न लगता है किसी कि को सियासतदान। पाकिस्तानी होना गुनाह हो गया, गरीब आदमी होना गुनाह हो गया, बाकी सब कुछ जायज है नादिर साहब, सिर्फ गरीब आदमी होना गुनाह हो नहीं गया है, पाकिस्तान में, रेस्ट इज ऑल गुड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पाकिस्तानी आवाम सिर्फ टॉक शोज देखे सारा दिन तो उनको भी यही लगेगा कि पाकिस्तानी होना बहुत बड़ा जुर्म हो गया। नादिर भी एक इसलिए काम मैं तो करें, ऑन अ यही सीरियस नोट एक काम करें, आप और मैं ना किसी हम्म, दिन निकलते हैं इस्लामाबाद के किसी मजदूर जहां बैठे होते हैं ना चौक में, या मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं किसी दिन कराची आ जाऊंगा, फ्लाइट पकड़ूंगा आपके लिए, किसी चौक में चलते हैं मैं नादिर तो भाई, रिक्वेस्ट करूंगा किसी आपको, आप किसी आए। बंदे से बैठे हुए बात करते हैं कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, फिर हम वही एयर करेंगे आपकी और मेरी मौजूदगी में। आप देखें, काफी हद तक सही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में रहना इस वक्त आसान है। बिल्कुल महंगाई बहुत ज्यादा बड़ी है, मगर अभी इकोनॉमी अल्लाह का शुक्र है, कंपेयर टू 2018 से अगर 22 का दौर देखें तो अभी काफी स्टेबलाइज्ड होगी इकोनॉमी। ऐसा नहीं है चलिए, कि हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो अशिया खुर्दनोश में दुगना दुगना इजाफा आ जाता है। 2018 से 22 तो ऐसा होता था कि हम एक दिन पेट्रोल डलाते थे, अगले दिन उठते थे तो कोई 20-25 रुपए का फर्क आ जाता था। कभी कभी तो 30-30 रुपए का भी फर्क आया। डॉलर रात को हम सोते थे तो 110 का होता था, सुबह उठते थे तो 150 रुपए का हो जाता था। तो कंपेरेटिवली इस वक्त इकोनॉमी काफी स्टेबल हो सर गई आप है। ठीक कह रहे इकोनॉमिक हैं, आप कह इंडिकेटर्स सकते हैं, पाकिस्तान के बहुत बेहतर हो गए हैं। आप कह सकते पंजोता साहब, देखें मेरे दोनों भाई कह रहे हैं कि हालात बहुत बेहतर है, क्यों टॉक शोज में बैठ के नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं? मेरे जैसे लोग भी कहते हैं चीनी महंगी, बिजली महंगी। मैं तो कल से कहना शुरू कर दूंगा कि भाई चीनी जितनी पाकिस्तान में सस्ती है, जितनी बिजली सस्ती है, कहीं पूरी दुनिया में है ही नहीं। देखें, पीटीआई के दौर के अंदर जो बिजली थी वो 16-17 से के ऊपर थी और यूनिट, और आज अगर पहले मैंने सुना था 70-80 पे, अभी मेरा ख्याल में 65 या 70 के राउंड है। तो ये सस्ती है या महंगी है, आप फिगर कौम के सामने रख दें। दूसरी ये चीज़ें, जितनी चीज़ें सामने गिनवाई हैं, इन तमाम चीज़ों के रेट्स के अंदर किसी में 200, किसी में 300%, किसी में 400%, और जहाँ ये कह रहे हैं कि तमाम ज़रात की चीज़ों के अंदर बड़े ज़बरदस्त रेट हैं, तो मैं आपके सामने ये फिगर रख देता हूँ, साथ ही मैं कर लगा कहीं पर भी नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा नहीं, उन्होंने जबरदस्त कहा कि 2-4 चीज़ों के अंदर जो रेट है वो कम है, लेकिन काफ़ी चीज़ों के अंदर रेट ठीक भी है। तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या रेट है। देखें, जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि 13 से 49% जो है वो इस वक्त ज़रात के जो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी जो फसल है, इजनास के अंदर कमी आई है। जिसमें अगर मैं पहला आपके सामने रखूं तो कपास के अंदर 30% आई है, गंदम के अंदर जो है 8 से 9% आई है, गन्ने की पैदावार के अंदर 3 से 9% आई है, मकई की पैदावार के अंदर 4 से 15% आई है, चावल की पैदावार के अंदर 1 से 4% आई है। और इमरान खान के दौर के अंदर पहले भी मैंने कहा कि 6.25 जो है वो उस वक्त ग्रोथ रेट था और आज 0.56 है। तो ये वाज़ह करता है कि किस तरह ज़रात का शोबा जो है वो तबाह कर दिया गया है।
आज किसान एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी तकरीर उठा के देखें तो वो क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2200 अरब रुपए 2 सालों के अंदर किसान को टीका लगाया गया है। आज अगर उनकी तकरीर उठा के देखें तो वो आपको बताएंगे कि 1000 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो हुकूमत को किया गया है, यानी हुकूमती खसारा जो है वो 1000 अरब इन गलत पॉलिसियों की वजह से 1000 अरब डॉलर या 1000 अरब रुपए 1000 अरब डॉलर का नुकसान जो है। उसने कहा कि जितनी ये पॉलिसी, जैसे गंदम पाकिस्तान के अंदर मंगवाई गई है, चावल मंगवाया गया है, और ये तमाम जो पॉलिसियाँ इसके ऊपर सारी बनाई गई हैं, जो की गई हैं, ये इतना नुकसान है। और 1000 अरब डॉलर के लिए ये मारे फिरते हैं IMF के साथ। एक डॉलर 1 अरब डॉलर, ठीक है जी, 1000 डॉलर नहीं, 1 अरब डॉलर, सॉरी मैं 1 अरब डॉलर के लिए। तो ये मारे फिरते हैं किसके सामने? IMF के सामने। तो ये सूरत हाल है इनकी, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है। लोगों के घरों में जाएं, उनसे पूछें कि आप बिजली का बिल दे सकते हैं, आप बच्चे की फीस दे सकते हैं। लोगों से बात करें कि आप खाने के लिए, मैं अगले दिन शो के अंदर चीनी लेकर गया था। क्यों लेकर गया था? क्योंकि ये दावे किए जाते हैं कि 160 रुपए 165 रुपए बीमार रसीद में वहां लेकर गया था। मैं पेट्रोल लेकर गया था ताकि पता चले कि जो कहते थे 149 के ऊपर के वजीर आजम पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, आज 250 के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है पेट्रोल, और उनको जो है वो खामोशी के जो सांप हैं वो सूंघे हुए हैं। तो आम जो लोग हैं, आम जो गरीब आदमी है, वो बेचारा पिसता जा रहा है। सिर्फ अमीरों की जेब जो है वो भरी जा रही है, वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, वो अपने माल बना रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला, उनको पकड़ेगा भी कोई नहीं। आज अगर शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, ये सारे जो बाइडेन ने निजादादें बनाई हैं, वो सारी अगर पाकिस्तान के अंदर लेकर आ जाए ना, तो जब आज 47% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं ना, वो आज अमीर हो जाएं। आज हमारे मुल्क के अंदर जो है अपना यार, घर कोई कौन बेचता है? घर कौन बेचता है, वहां पर जो है मामलात कौन बेचता है, वहां पर जो अकाउंट्स के अंदर पैसा बना हुआ है वो क्यों बेचते हैं? क्योंकि ये मुल्क वो सिर्फ कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने जो अपनी जिंदगी के अंदर एक क्रिकेट खेला, उसके अंदर जो पैसे बनाए, उससे जो उसने फ्लैट लिया, वो वहां बेचकर सारा कुछ पाकिस्तान आया है, और वो अंदर बैठ के ये कहता है कि मेरा नाम है, सर मेरा नाम ECL में डाल लो, क्योंकि मैंने जाना ही नहीं है। जिन्होंने स्टाम्प के जरिए भागना है वो लोग आपके सामने हैं, वो आज मसनद पर बैठे हुए हैं। आप इस बात पे आपकी हंसी क्यों निकल गई? देखिए हंसी निकल गई कि एक तो सारे फिगर ही गलत बता रहे। देखें, आटा आज आम आदमी को सस्ता मिल रहा है। नहीं, नंबर्स ये गलत नहीं है सर, ये नंबर्स नहीं, ये नंबर्स गलत नहीं है। अगर गलत की है तो गूगल कर लेते साथ साथ। इसने अपनी जेब से आटा खरीदना है, उसको सस्ता मिल रहा है। आम आदमी को चूंकि आटा सस्ता मिल रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि जिसने पूरा तोशा खाना चोरी कर करके खाली कर दिया, और जिसने 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी और दूसरों को चोर डाकू कहता है कि उसको कहते हैं कि वो बड़ा ईमानदार था, बड़ा अच्छा था। उसके दौरे हुकूमत के अंदर गंदम एक्सपोर्ट हुई, फिर वही गंदम एक्सपोर्ट नहीं हुई एक्चुअली, फिर उसको इंपोर्ट किया कागजों के अंदर और अरबों रुपए खाए। ये उसका कारनामा था जब वो वजीर आजम था। उसकी बहनें ये सफाई देती रही कि भाई हमने तो सिलाई मशीनें लगाई हुई हैं, हमें अरबों रुपए का कोई मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन वो हमें अरबों रुपए की इनकम उससे आ जाती है। हुकूमत आपकी पकड़ ले सर, अभी पकड़ ले। के बाद बेशुमार आपने इनके दौरे हुकूमत में KPK में इन्होंने खुद एक नैब का इदारा बनाया। जब अपनी हुकूमत वजीर आला करप्शन में पाया गया तो उस नैब के इदारे को इन्होंने बंद करवाया। आज का इनका वजीर आला 27 करोड़ के बिस्किट खा जाता है, कहते हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज किया, उनको डंडे मारे वहां पर कि तुम करप्शन के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हो। ये वो इनके मतलब है कि वो दूसरा रुख है इनकी तस्वीर का, और असल रुख है जिससे ये छुपते हैं। आज जो ये तो कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान तो डूब रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। ना पाकिस्तान डूबा, ना पाकिस्तान श्रीलंका बना, ना पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट किया। आज महंगाई की शरह भी नीचे आई, आज पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। ये तो कहते थे पाकिस्तान को रेमिटेंस ना दे, आएगी कोई नहीं। जब से इन्होंने कहा वो ज्यादा आनी शुरू हो गई हैं। तो मकसद ये अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांके मादरत के साथ, ये देखें। पहले मैं झांकता हूं बलोच साहब, पहले गिरेबान में मैं झांकता हूं, फिर हम सबके सब झांके, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आर देयर। नादिर भाई प्लीज क्लोजिंग कमेंट दे दीजिएगा, शो का वक्त खत्म हो रहा है। गिरेबान में हम सबको झांकने की जरूरत है, सिर्फ एक जमात को या एक शख्स को नहीं। आई थिंक सभी को झांकने की जरूरत है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपनी खुद की इस्लाह करें, फिर दूसरों के ऊपर तनकीद करें। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं और दूसरों के ऊपर फिर उंगलियां उठाएं, फिर भी सेंस बनता है, बट कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अपना अगर PTI दौर इक़्तिदार देखे तो पाकिस्तान उस वक्त बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, ग्लोबल एलियनेशन का सामना कर रहा था। और उस वक्त भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी होना एक जुर्म
लगता था, तो उस वक्त वाकई में लगता था, क्योंकि रोज सुबह ना आप उठते नादिर थे भाई, तो मैंने कोई नया कभी नहीं कहा इकोनॉमिक ट्रेंड होता था। पाकिस्तानी होना जुर्म, मैंने कहा गरीब पाकिस्तानी होना। गरीब पाकिस्तानी होना। नहीं, उस वक्त तो पाकिस्तानी होना जुर्म लगता था। हमारे पासपोर्ट से आपको पता है कितने सारे लोगों ने, कितने सारे कंट्रीज ने वीजा देना रोक दिया था। अभी अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है अभी आज ही दुबई ने फिर से एटलीस्ट एक इब्तिदा हुई है कि ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे वीजा ऑन अराइवल, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं, आप इसको माने। पीआई के रूट्स वापस खुल गए हैं, लंदन वापस जा सकती है हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर। तो ये सब चीजें बायसे फख्र है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी होना बायसे फख्र बन चुका है, दोबारा से हम प्राउड होके बोल सकते हैं। थैंक यू नादिर भाई, डोनाल्ड थैंक यू ट्रंप वेरी मच। अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि आई लाइक पाकिस्तानी पीपल। थैंक यू, जब इनका दौर इख्तियार था तो कोई हमसे मिलना पसंद नहीं करता था। थैंक यू ये नादिर चीजें भाई। सारी फिरोज याद साहब होती थी। थैंक यू वेरी मच। पंजोता साहब आपका बहुत शुक्रिया। नादिर के साथ इजाजत दीजिए कि हमने शोज के अंदर प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। जिस तरह नादिर गबोल साहब ने भी कहा ना कि शोज देख के, टॉक शोज देख के तो लगेगा पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत बुरी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान इज अ वंडरफुल कंट्री, हम सब इसी मुल्क में इसलिए रहते हैं कि वी लव आवर कंट्री। बट जो प्रॉब्लम्स हैं वी हैव टू हाईलाइट देम। हम ये नहीं कह सकते कि चीनी महंगी नहीं है, बिजली महंगी नहीं है, हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म करिए, पेट्रोल महंगा नहीं है, गरीब आदमी बहुत हैप्पी जिंदगी गुजार सकता है। मैं नहीं कह सकता। रीज़न कि दैट्स नॉट अ फैक्ट, वो सच्चाई नहीं है, और हुकूमत को सच्चाई दिखाना ही शायद मेरा काम है। और हाँ, मैं इस बात के ऊपर आज भी मुत्तफिक हूँ कि अगर आप नादिर गबोल साहब वाली स्टेटमेंट उठा लें तो गरीब पाकिस्तानी होना शायद वाकई में जुर्म बन गया है इस मुल्क के अंदर। और यही वजह है कि मेरे जैसे लोग उन्हीं के लिए साथ खड़े हुए, उन्हीं के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि इन डेज टू कम कोई अच्छी खबरें भी आए। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट, मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट है नहीं अनफॉर्चुनेटली। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।